हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है डिजायर आईएएस में। और ये हमारा इन्फ्लेशन का लेक्चर नंबर 3 है। और लेक्चर नंबर 1 और 2 में हमने ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर किए हैं, आप यहाँ पर अपनी स्क्रीन में देख सकते हैं। और साथ ही साथ मैं एक चीज और आपको बता देता हूँ, इन्फ्लेशन एक ऐसा चैप्टर है जहां से यूपीएससी कुछ घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछती है। ठीक है, तो इसलिए आप इस चैप्टर को मिस मत करिएगा, और खास तौर पे शुरू के 3 लेक्चर। ठीक है, जस्ट बिकॉज यहाँ पर मैंने इन्फ्लेशन की डिटेल में मीनिंग डिस्कस की है। इन्फ्लेशन का मतलब महंगाई नहीं होता, और भी इसमें काफी चीजें ऐड रहती है, वो मैंने एक्सप्लेन की है। फिर मैंने इन्फ्लेशन के जो इम्पैक्ट है बहुत ही अच्छे से बताए हैं। और ऑल्सो मैंने जितने भी इन्फ्लेशन के टाइप्स होते हैं, ठीक है, रेट बेस पे या कॉस्ट बेस पे, वो भी डिस्कस किया है। और आज हम डिस्कस करेंगे इंडिया में किस टाइप का इन्फ्लेशन देखा जाता है, इन्फ्लेशन फिर इंडिया में किस तरीके से कंट्रोल किया जाता है। ठीक है, और साथ ही साथ हम इन्फ्लेशन की कैलकुलेशन भी इसी लेक्चर में देखने वाले हैं। और फाइनली एट द एंड इन द नेक्स्ट लेक्चर नंबर 4 वी विल सी सम इंपॉर्टेंट टर्म्स विच आर रिलेटेड टू इन्फ्लेशन। फाइन। और एक चीज और मैं आपको बताना चाहूंगा, यहाँ पर इम्पैक्ट ऑन इन्फ्लेशन जब मैंने आपको बताया था, आपको याद होगा कि मैंने सेविंग के बारे में बताया और फिर लेंडर के बारे में बताया। ठीक है, सिर्फ 2 ही चीज बताई। तो लोग ये भी बोल सकते हैं कि सर 2 ही चीज, बस 2 इम्पैक्ट बताए हैं। देखिए, लेकिन ऐसा नहीं है। सबसे पहले तो मैंने सेविंग को आपको कनेक्ट किया कि कैसे पॉवर्टी बढ़ रही है और कैसे रिच और रिच होते जा रहे हैं। ठीक है, मैंने सेविंग के बेसिस बताया, जो कि बुक ने अलग से लिख के रखा है कि पॉवर्टी इज इंक्रीजिंग। ठीक है, फिर रिचर आर गेटिंग रिचर। ठीक है, ये सब। और फिर लेंडर के बेसिस में मैंने बताया कि इकोनॉमिक ग्रोथ कैसे डिक्लाइन कर रही है, कंजम्पशन कैसे डिक्लाइन करेगा, लोन कैसे महंगा होगा, फिर प्रॉफिट कैसे डिक्रीज होगा। ये सब अलग से लोगों ने सिंपल पॉइंट्स में लिख के रखा हो। मैंने यहाँ पर आपको कनेक्टिविटी में बता दिया, इसलिए कनेक्टिविटी बता दिया कि जब आप आंसर लिखेंगे यूपीएससी मेंस का, तो उसमें बस इतनी स्पेस नहीं रहेगी कि एक पॉइंट लिखे, सीधे आप मतलब बहुत आराम से एक ही पैराग्राफ में पूरा इंपैक्ट बता देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर ही आपका एक पॉजिटिव और एज पॉइंट होगा। फाइन, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा आपके लिए। और फिर एक और इंपॉर्टेंट चीज जो मैं आपको यहाँ पर बताना चाहता हूँ वो ये है, और भी इन्फ्लेशन के इम्पैक्ट जो मैंने आपको डिस्कस किए हैं वो और भी अलग अलग लेक्चर में डिस्कस किए। फॉर एग्जांपल मॉनेटरी पॉलिसी में मैंने, याद है आपको, जो लास्ट लेक्चर पढ़ाया था उसमें मैंने बताया था कि कैसे इन्फ्लेशन की वजह से एक्सपोर्ट इंपोर्ट में चेंज आएगा, कैसे मॉनेटरी पॉलिसी की वजह से उसमें चेंज आएंगे, एक्सपोर्ट इंपोर्ट मतलब रुपी डिवैल्यूट होगी तो कैसे फर्क पड़ेगा। ठीक है, ये सब चीजें मैंने आपको वहां पर बताई है। तो आपको एक तरीके से अपने अच्छे तरीके से कॉन्सोलिडेट करके रखना है, नोट्स बना के रखना। वैसे भी आपको पीडीएफ में नोट्स मिल रहे हैं, तो ऐसे कुछ खास जरूरत भी नहीं है, बट इफ यू वांट यू कैन एडिट एंड मेक शॉर्ट नोट्स आउट ऑफ इट। फाइन, वैसे बहुत ही शॉर्ट है। अब एट द एंड वी आर स्टार्टिंग विद आवर लेक्चर नंबर 3। फाइन, विदाउट एनी डिले, सो लेट्स स्टार्ट विद आवर फर्स्ट टॉपिक, दैट इज व्हाट काइंड ऑफ इन्फ्लेशन इज फाउंड इन इंडिया। देखिए, इंडिया में तीनों तरीके के इन्फ्लेशन पाए जाते हैं, चाहे वो डिमांड पुल हो, स्ट्रक्चरल हो, चाहे कॉस्ट पुश हो। एक और चीज, इंडिया में, ये तो मैंने आपको कॉस्ट बेस पे बता रहा हूँ कि इंडिया में कैसे इन्फ्लेशन पाया जाता है, ये आपको अभी मैं अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा। उससे पहले मैं एक चीज और आपको बता देता हूँ कि इंडिया में रेट बेस्ड में कौन सा इन्फ्लेशन पाया जाता है, वो है वॉकिंग इन्फ्लेशन। वो तो आप समझ ही गए होंगे, जिन्होंने लास्ट लेक्चर देखा है वो समझ गए होंगे कि हमारे यहाँ इंडिया में वॉकिंग इन्फ्लेशन रेट बेस्ड पे पाया जाता है, बिकॉज हमारे यहाँ कॉस्ट पुश है, स्ट्रक्चरल है। ठीक है, और 3 से 10% के बीच में हमारे इन्फ्लेशन रहता है, कभी 3 से नीचे नहीं जाता। और 2013 के आसपास ये 10 के आसपास है, 10 से ऊपर था। सीपीआई की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है, डब्ल्यूपीआई की बात नहीं कर रहा हूँ। अभी आपको बताऊंगा कैसे इन्फ्लेशन कैलकुलेट किया जाता है, सो आप वहां पर और अच्छे समझेंगे। लेकिन यहाँ पर याद रखिए, हमारे इंडिया में वॉकिंग इन्फ्लेशन पाया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ रेट। अगर जिस समझ में नहीं आया वो पिछला लेक्चर देखे। ठीक है, अब इन्फ्लेशन इन इंडिया की बात करते हैं। सबसे पहले तो हम देखते हैं कि डिमांड पुल इन्फ्लेशन कैसे पाया जाता है। आप सब जानते हैं कि हमारे यहाँ मेक इन इंडिया क्यों चला जा रहा था, सबसे पहले ये बताइए। जस्ट बिकॉज कि हमारे फैक्ट्रीज कम है, इंडस्ट्रीज कम है। ठीक है, और जब लोगों की इनकम बढ़ती है, लाइक 7th पे कमीशन या गवर्नमेंट स्कीम्स की वजह से, लाइक आयुष्मान भारत स्कीम, ये सब जो लॉन्च होने वाली है, उसके अंदर लोगों की इनकम तो बढ़ जाएगी, लोगों के पास पैसा आ जाएगा, लोग डिमांड करेंगे कि हमें ऑल हेल्थ सर्विस चाहिए। लेकिन क्या इतने हॉस्पिटल्स हैं हेल्थ सर्विस प्रोवाइड करवाने के लिए? आप सब जानते हैं डेंगू की वजह से ही हमारे यहाँ कितने बेड अभी बुक्ड हैं, और जो जीका वायरस आया उसकी वजह से पूरा मतलब जो हॉस्पिटल है जयपुर साइड का वो पूरा मतलब भर गया एक तरीके से। तो आप देखिए, हमारे यहाँ सप्लाई की कमी है, मतलब हमारे सप्लाई वाली चीज नहीं होती है। और जैसे इनकम हल्की सी बढ़ी जाती है तो डिमांड बढ़ती है और सप्लाई पूरी नहीं हो पाती, इसलिए हमारे डिमांड पुल इन्फ्लेशन पाया जाता है। अगर ये किसी को समझ में नहीं आया, मतलब आपने लेक्चर नंबर 2 नहीं देखा, तो आई विल रिक्वेस्ट की लेक्चर नंबर 2 देखो, जस्ट बिकॉज इट इज इजी कॉन्सेप्ट। अगर आप वहां पर देखोगे तो यहाँ पर समझने में आपको 10 सेकंड भी नहीं लगेंगे, मतलब मुझे तो समझाने की जरूरत ही नहीं होनी चाहिए, वो आपको खुद ही समझ जाना चाहिए। बट स्टिल आई वांट कि मैं समझाऊं, ठीक है, मैं कुछ ना छोड़ू। आई डोंट वांट कि जो मुझसे पढ़ रहा है उसका इकोनॉमिक्स का प्रीलिम्स या मेंस का एक भी क्वेश्चन छूटे। फाइन। फिर अगला इन्फ्लेशन इंडिया में पाया जाता है वो कॉस्ट पुश। आप कॉस्ट पुश जानते ही, मैंने लास्ट लेक्चर में आपको ऑयल का एग्जांपल दिया था। जैसे ऑयल महंगा हुआ तो आपने देखा एविएशन सेक्टर में क्या इंपैक्ट पड़ रहा है। हमारे यहाँ आज ही शायद तक हिंदू में एक आर्टिकल आया था जिसमें बताया गया था कि एविएशन सेक्टर में इंडिया 3rd नंबर में आने वाला है। ठीक है, 2022 तक इंडिया शायद तक 3rd नंबर में आ जाएगा। लेकिन इसके बाद भी हमारा जो एविएशन सेक्टर है वो क्राइसिस में है, जस्ट बिकॉज की ऑयल का प्राइस बढ़ गया है और सरकार उसमें एक्साइज जो ड्यूटी बढ़ाई है उस पर कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ रहा है। और जो प्राइस मतलब जो लोग मतलब उन लोगों को जो खर्चा है
वो मतलब वो बर्डन वो लोग किस पे, कंज्यूमर पे पास ऑन नहीं कर पा रहे, जस्ट बिकॉज अगर पास ऑन करेंगे तो उनकी डिमांड खत्म हो जाएगी एविएशन सेक्टर की। ठीक है, तो आप समझ रहे हैं कॉस्ट पुश का। सर मैंने एग्जांपल दिया कि कैसे कॉस्ट पुश इंडिया में काम करता है, तो हमारे यहाँ कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन भी रहता है। साथ ही साथ स्ट्रक्चरल इन्फ्लेशन तो आप जानते हैं, लगातार ऐसी किस तरह की कबाड़ा रोड्स रहती हैं, ठीक है, और उसके बाद जो ऊपर से साथ ही साथ जो बेकार टाइप के ब्रिजेस रहते हैं, ये सब मतलब स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम। ऊपर से मार्केट हमारे यहाँ का बेकार, जैसे एपीएमसी जो मार्केट, जो एग्रीकल्चर मार्केट है, मैं आपको अलग से एग्रीकल्चर के जो सीरीज लूंगा उसमें वहां पर अलग से डिटेल में पढ़ाऊंगा कि एपीएफसी एमटी मार्केट किस तरीके से बेकार तरीके से काम करता है। ठीक है, ये सब चीजें डिटेल में चर्चा करने वाला हूँ वहां पर। तो इस टाइप के कुछ इन्फ्लेशन इंडिया में मतलब तीनों तरीके के इन्फ्लेशन पाए जाते हैं। ठीक है, अब इसके बाद इंडिया में इन्फ्लेशन कंट्रोल कैसे किया जा सकता है। देखिए इंडिया में इन्फ्लेशन, वैसे आपने देखा होगा मैंने आपको मॉनेटरी पॉलिसी के लेक्चर में ऑब्जेक्टिव्स में बताया था कि मॉनेटरी पॉलिसी का एक ऑब्जेक्टिव रहता है कि इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना। ठीक है, पहला ऑब्जेक्टिव मैंने आपको वही बताया था कि पहला ऑब्जेक्टिव रहता है कि इन्फ्लेशन कंट्रोल किया जाए मॉनेटरी पॉलिसी के द्वारा। सो आरबीआई इज सोलली रिस्पॉन्सिबल फॉर कंट्रोलिंग द इन्फ्लेशन। लेकिन अब यहाँ पर क्वेश्चन ये आता है कि अगर आरबीआई इतनी ही मतलब वो है पावरफुल है इन्फ्लेशन कंट्रोल करने में, तो फिर क्यों इन्फ्लेशन कंट्रोल नहीं कर पाई? क्यों 2013 के आसपास इतना इन्फ्लेशन था? क्यों मतलब 1980s 1990s में हमारे इतना ज्यादा इन्फ्लेशन था? जस्ट बिकॉज की आरबीआई की मतलब जो सिंगल मॉनेटरी पॉलिसी होती है उसे सब्स्टिट्यूट करना पड़ता है फिस्कल पॉलिसीज के साथ। ठीक है, अगर ये नहीं होगा तो हमारे इन्फ्लेशन कंट्रोल नहीं होगा, चाहे आरबीआई कुछ भी कर ले अपनी मॉनेटरी पॉलिसी में। फॉर एग्जांपल, अगर आरबीआई ने मान लीजिए रेपो रेट और ये रिवर्स रेपो रेट टाइट कर दिए, अगर आपको याद नहीं है तो आप मेरा मॉनेटरी पॉलिसी की सीरीज देखिए, आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगी, इकोनॉमी फॉर सिविल सर्विसेज, वहां पर देख सकते हैं। ठीक है, तो मैं बता रहा था कि जो रेपो रेट और रेट मान लीजिए आरबीआई ने बढ़ा दिया, किस लिए बढ़ा दिया? कि इन्फ्लेशन हमारे यहाँ कम हो जाए, लेकिन इन्फ्लेशन कम होने का नाम ही नहीं ले रहा। क्यों? बिकॉज दूसरी तरफ से गवर्नमेंट क्या लगातार स्कीम्स पे स्कीम्स चलाई जा रही है, लोगों को पैसे बांटे जा रही है, मनरेगा का प्राइस बढ़ाई जा रही है। तो आरबीआई ने अपना रेपो रेट क्यों बढ़ाया था? जस्ट बिकॉज की जो एडिशनल बनी है उसे सक आउट कर ले, और जैसे जब पैसा सक आउट हो जाएगा तो कंजम्पशन घटेगा, कंजम्पशन घटेगा, प्रोडक्शन घटेगा, प्रोडक्शन घटेगा, ग्रोथ बढ़ेगी और थोड़ी सी इन्फ्लेशन भी घट जाएगी। लेकिन जब वहां पर गवर्नमेंट अपनी फिस्कल पॉलिसी से, मैं फिस्कल पॉलिसी आपको पढ़ा चुका हूं, ठीक है, तो जो गवर्नमेंट अपनी फिस्कल पॉलिसी से लगातार ये जो अपनी ये जो पैसे नीचे भेजे जा रहा है, उससे तो लोग बस इनकम आ ही रही है ना, उससे तो लोग बस पैसे आ रहे हैं, तो कहां से मतलब ये डिमांड कम होगी, फिर इन्फ्लेशन कम होगा, कैसे कंजम्पशन कम होगा? सो इसीलिए आरबीआई की जो मॉनेटरी पॉलिसी है वो इन्फ्लेशन को इफेक्टिवली कंट्रोल नहीं कर पाती है। इसलिए आपको याद होगा मैंने आपको मॉनेटरी पॉलिसी लेक्चर में बताया था कि वहां पर फिर मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी बनाई गई थी, जस्ट बिकॉज की गवर्नमेंट के व्यू भी लिए जाए। फिर उसका स्ट्रक्चर था कि 3 आरबीआई के मेंबर रहेंगे और 3 गवर्नमेंट के मेंबर रहेंगे जो गवर्नमेंट का व्यू भी वहां पर रखेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से पॉलिसी कमेटी बनाएगा जिससे कि जो गवर्नमेंट की फिस्कल पॉलिसी है उसे मॉनेटरी पॉलिसी के साथ कोऑर्डिनेट किया जाए। बाकी जो डेवलप्ड कंट्रीज में इन्फ्लेशन इसलिए कंट्रोल में रहता है बिकॉज वहां पर मॉनेटरी पॉलिसी और फिस्कल पॉलिसी अच्छे से कोऑर्डिनेटेड रहती है। फाइन, तो आप समझ गए हैं कैसे ये काम होगा। सिर्फ इतना ही नहीं, मतलब आपने यहाँ पर देखा कि आरबीआई का काम हो गया इन्फ्लेशन कंट्रोल करने में, फिर साथ ही साथ यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने आपको गवर्नमेंट का रोल बता दिया। यहाँ किसका रोल बता? सेंट्रल गवर्नमेंट का। लेकिन यहाँ पर सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट तक बात नहीं रुकती है, बात रुकती है स्टेट गवर्नमेंट में भी। स्टेट गवर्नमेंट में इसलिए जस्ट बिकॉज कि अगर स्टेट गवर्नमेंट स्ट्रक्चर प्रोवाइड नहीं कर पाएंगे, स्ट्रक्चर प्रोवाइड नहीं करवा पाएंगे तो कैसे मतलब ये जो स्ट्रक्चरल इन्फ्लेशन है वो कम होगा। ठीक है, आपने देखा कि यहाँ पर कॉस्ट पुश डिमांड पुल रोका जा सकता है अगर सेंट्रल गवर्नमेंट और आरबीआई साथ में काम करे तो। ठीक है, लेकिन स्ट्रक्चर को रोकने के लिए स्टेट गवर्नमेंट की बहुत जरूरत है, बिकॉज स्टेट गवर्नमेंट ही कैपिटल फॉर्मेशन करती है, अच्छी सी रोड्स बनवाती है, आपने अपने आजू बाजू देखा म्यूनसिपैलिटी एंड ऑल दीज थिंग्स। ठीक है, तो स्ट्रक्चरल के हमें स्टेट गवर्नमेंट की जरूरत भी है। फाइन, तो कुछ इस तरीके से हमारे यहाँ इन्फ्लेशन कंट्रोल किया जा सकता है, मतलब सोली रिस्पांसिबिलिटी आरबीआई की है। लेकिन अगर आंसर आएगा तो आप बोलेंगे कि गवर्नमेंट को कोऑर्डिनेट करना जरूरत है, फिर स्टेट गवर्नमेंट को भी कोऑर्डिनेट करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। लेकिन एक चीज और, इंडिया में जब तक अपन सेल्फ रिलायंट नहीं होते हैं, ठीक है, जब तक आप सेल्फ रिलायंट नहीं होते, फॉर एग्जांपल इन केस ऑफ ऑयल, तो जब तक आपके यहाँ कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन बना रहेगा, जैसे ही ऑयल का प्राइस बढ़ेगा तो ऑटोमेटिकली आपका इन्फ्लेशन बढ़ जाएंगे, भले आप इन दो चीजों को कितना भी अच्छा कर ले, लेकिन जब तक आप सेल्फ रिलायंट नहीं बनेंगे ऑयल के मामले में तो कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन बना रहेगा इंडिया में। ठीक है, सो दिस इज द सिनेरियो ऑफ इन्फ्लेशन इन इंडिया। आई हैव डिस्कस्ड क्या क्या इन्फ्लेशन रहते हैं इंडिया में, फिर हमने ये भी डिस्कस किया कि किस तरीके से इन्फ्लेशन को कंट्रोल किया जा सकता है इंडिया में। फाइन, अब हम आते हैं इन्फ्लेशन की कैलकुलेशन में। देखिए इन्फ्लेशन जो रहता है वो एक्चुअली इंडाइसिस के द्वारा कैलकुलेट किया जाता है, और हमारे यहाँ इंडिया में 2 टाइप के मेजर इंडाइसिस पाए जाते हैं, तो इंडेक्स पाए जाते हैं। पहला है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स और दूसरा है होलसेल प्राइस इंडेक्स। देखिए इंडाइसिस का ये प्लूरल फॉर्म है, सब प्लूरल भी बोलते होंगे, मतलब मैंने 2 इंडेक्स को लिया इसलिए मतलब इंडाइसिस बोला, और जब एक को लूंगा तो उसे इंडेक्स बोलूंगा। फाइन, बेसिक इंग्लिश। अब हम आते हैं कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स से पहले कि इंडेक्स क्या होता है। देखिए इंडेक्स मैं आपको यहाँ पर लिख के अलग से स्पेशली बताता हूँ। ये देखिए यहाँ पर लिखा रहेगा WPI, ठीक है, फिर उसके बाद ये डैश रहेगा,
फिर यहाँ पर हमें देखने को मिलेगा बेस ईयर 2011-12 और फिर साथ में हमें यहाँ पर देखने को मिलेगा डैश 100। ये इंडेक्स का आप एक अच्छा सा एग्जांपल देख सकते हैं, ये मैंने हाइपोथेटिकल एग्जांपल बनाया। फाइन, तो देखिए आप WPI ये दिखा रहा है कि इसका मतलब है होलसेल प्राइस इंडेक्स, ठीक है, आप समझ गए। अब 2011-12 क्या दिखा रहा है, बेस ईयर। अभी बेस ईयर क्या होता है कि मतलब किस ईयर से आप इन्फ्लेशन कैलकुलेट करना चालू करेंगे, और ये बेस मतलब दैट मीन्स बेस टॉपिक दिखा रहा है, मतलब बेस नंबर दिखा रहा है। अब देखिए कैसे इन्फ्लेशन कंट्रोल करेंगे। फॉर एग्जांपल कि अब हमें इन्फ्लेशन कंट्रोल करना है, इन्फ्लेशन कैलकुलेट करना है इन द ईयर, इन्फ्लेशन कैलकुलेट करना है इन द ईयर 13, ठीक है। हम इन्फ्लेशन कैलकुलेट करना चाहते हैं 2013 में, तो अब कैसे कैलकुलेट करेंगे। देखिए मैं यहाँ पर इसलिए लिख रहा हूँ जस्ट बिकॉज कि आपको ये चीजें याद रहें, ठीक है। अब आप जानना चाहते हैं कि इन्फ्लेशन 2013 में क्या होगा, तो आपने यहाँ पर देखा आपका बेस ईयर था 2012, तो 2013 में 100 से कंपेयर करिए। मान लीजिए ये 100 बढ़ के हो गया है 102, तो इन्फ्लेशन हो गया 2%, ठीक है, इन्फ्लेशन 2% बढ़ गया। और ये 102 कैसे निकाला, ये अलग से गवर्नमेंट की वेबसाइट जो डेटा CSO और जो लेबर ब्यूरो ये सब निकालते हैं और फिर कैलकुलेट करते हैं। मतलब ये जो आप इन दोनों कंपेयर करिए, बेस ईयर क्या है 2013, अब ये बेस ईयर यहाँ पर 2011 से 12 था, फाइन, फिर ये बढ़ के 100 से 102 हो गया, मतलब 2% का इन्फ्लेशन हमारे सामने बढ़ गया, ठीक है। तो इस तरीके से इंडाइसेस काम करते हैं। अब हमारे सामने दो इंडाइसेस हैं, ठीक है, पहला है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स और दूसरा है होलसेल प्राइस इंडेक्स। तो सबसे पहले तो हम जानेंगे कि कौन सा इंडेक्स हमारे इंडिया में जो मेजर इंडेक्स है जो यूज किया जाता है मॉनेटरी पॉलिसी में। देखिए मॉनेटरी पॉलिसी में दोनों इंडेक्स यूज नहीं किए जाते हैं, उनमें से सिर्फ एक ही इंडेक्स यूज किया जाता है 2014 तक, ठीक है। हमारे यहाँ जो मॉनेटरी पॉलिसी था उसमें WPI मतलब होलसेल प्राइस इंडेक्स यूज किया जाता था, लेकिन इसके बाद उर्जित पटेल कमेटी बनती है, उर्जित पटेल कमेटी में उर्जित पटेल साहब बोलते हैं CPI को एज अ मेजर इंस्ट्रूमेंट यूज किया जाए मॉनेटरी पॉलिसी में। अब क्यों ऐसा बोला उर्जित पटेल जी ने, वो तो हम बाद में ही समझेंगे, ठीक है। जब ड्रॉबैक्स में आऊंगा WPI की क्या ड्रॉबैक्स है, तभी आपको पता चलेगा कि उर्जित पटेल ने ऐसा क्यों बोला। तो उससे पहले तो हम समझ लीजिए कि WPI होता क्या है, ठीक है। तो ये जो होलसेल प्राइस इंडेक्स होता है, ये आप नाम से ही समझ रहे होंगे, इसमें जो इन्फ्लेशन कैलकुलेट किया जाता है वो होलसेल लेवल पे कैलकुलेट किया जाता है। और WPI कैलकुलेट करना इट इज वेरी इजी, ठीक है, मतलब कि एक मैथ्स का बच्चा भी सॉल्व कर देगा बहुत आराम से अगर WPI अगर निकालना हो, जस्ट बिकॉज कि यहाँ पर जो रेट रहता है यूनिफॉर्म रहता है। आपने देखा होगा भले वो दिल्ली की मंडी हो, चाहे मध्य प्रदेश की किसी शहर की मंडी हो, चाहे यूपी की किसी शहर की मंडी हो, लगभग आपको जो प्राइस मिलेगा वो लगभग सेम मिलेगा, ठीक है। मतलब 1-1.5 रुपए का फर्क पड़ सकता है, लेकिन पूरे इसमें जो मतलब जो आपको मिलेगा प्राइस मिलेगा वो सेम ही मिलेगा। इसलिए आप समझ सकते हैं कि एक फॉर्मूला रहता है गवर्नमेंट के पास, उसमें वो पुट ऑन करते हैं और ऑटोमेटिकली पूरा इन्फ्लेशन निकल जाता है। अब मैं आपको फिर से यहाँ पर इंडेक्स बता देता हूँ जिससे आपको दोबारा याद रहे। देखिए अब मान लीजिए 2011-12 बेस ईयर था, 100 टाइम पे लोगों ने बेस नंबर रखा था। अब यहाँ पर निकला इन्फ्लेशन 102, ठीक है, मान लीजिए गवर्नमेंट निकला 102, तो ऑटोमेटिकली इन्फ्लेशन कितना हो गया 2%, 2% बढ़ गया इन्फ्लेशन। इट इज वेरी सिंपल टू यूज इंडेक्स, ठीक है। ये फॉर्मूला होगा जहां पर गवर्नमेंट पुट ऑन कर देगी, ठीक है, कंप्यूटराइज फॉर्मूला रहता है। फिर इसके बाद एक और इंपॉर्टेंट चीज कि WPI का जो फिगर रहता है उसे मतलब हर मंथ एक बार निकाला जाता है, मतलब मंथली आता है, मतलब साल में 12 बार आता है, और इट इज रिलीज्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स। जो स्टेट PSC देने वाले हैं इसे रट्टा मान लो, आएगा, ठीक है। इसके बाद देखिए अब WPI को दैट मीन्स कंट्रोल करने के लिए, कैलकुलेट करने के लिए एक बास्केट मेंटेन की जाती है, ठीक है, एक बास्केट रहती है, उसकी वजह से मतलब जो अपना जो WPI है उसे दैट मीन्स कैलकुलेट किया जाता है। अब उस बास्केट में सिर्फ और सिर्फ गुड्स रहते हैं, नो सर्विसेज, मतलब जो एंटरटेनमेंट सर्विस रहेगी, कम्युनिकेशन सर्विस रहेगी, मतलब सिर्फ और सिर्फ गुड्स रहेंगे, ठीक है, कोई सर्विस नहीं रहेगी। सर्विस आप सब जानते हैं क्या है, ठीक है। और उसके बाद अब देखिए उस ये जो हमारा बास्केट रहेगा उसमें 3 टाइप के गुड्स पाए जाते हैं, ठीक है, 3 टाइप के गुड्स पाए जाते हैं। सबसे पहला जो गुड्स आता है वो रहता है प्राइमरी गुड्स, जिसमें मिल्क, वेजिटेबल एटसेट्रा ये सब चीजें पाई जाती हैं। फिर उसमें आते हैं सेकेंडरी गुड्स जिसमें मशीनरी, टूल्स ये सब रहता है। और फिर फाइनली तीसरे नंबर पे आते हैं फ्यूल्स एंड लुब्रिकेंट्स, ठीक है। मतलब ये जो बास्केट रहेगी उसमें 3 चीजें रहेंगी प्राइमरी गुड्स में से, मिल्क, वेजिटेबल, और आप समझ सकते हैं क्या क्या चीजें होंगी जो घर वाली यूज रहती है डेली वाली, ठीक है। फिर सेकेंडरी मशीनरी टूल्स या लाइक वॉशिंग मशीन, टीवी, फ्रिज ये सब रहेगा, ठीक है। फिर फ्यूल एंड लुब्रिकेंट्स यही पेट्रोल एंड ऑल दीज थिंग्स रहेंगी, ठीक है। ये आपका बास्केट में ये सब चीजें रहेंगी, देखिए। और इस बास्केट को हर साल 5 से 7 साल के बीच में मॉडिफाई किया जाता है, और लास्ट टाइम इसे 2017 में मॉडिफाई किया गया था, याद रखिएगा, ठीक है। और जो भी आइटम्स काम के रहते हैं उन्हें ऐड कर दिया जाता है, जो भी आइटम्स बेकार रहते हैं उन्हें रिमूव कर दिया जाता है। फॉर एग्जांपल
एक टाइम पे हो सकता है कि हम सब रेडियो यूज करते थे, लेकिन आजकल रेडियो का यूज नहीं था, ठीक है। एक टाइम पे ये जो सेकेंडरी टूल्स के अंदर बास्केट के अंदर रेडियो आता था, लेकिन जब गवर्नमेंट को पता चला कि बेकार हो गया तो गवर्नमेंट मॉडिफाई कर दिया, रेडियो हटा दिया, कुछ और डाल दिया, ठीक है। और ये जो WPI में इनडायरेक्ट टैक्स भी नहीं लगते हैं, ठीक है, इनडायरेक्ट टैक्स भी नहीं लगते, ये भी याद रखिएगा। अब देखिए अब कैसे ये बास्केट काम करती है। फॉर एग्जाम्पल कि अभी जो बास्केट चेंज की गई, ठीक है, अब बास्केट में प्राइमरी गुड्स हैं, मिल्क, वेजिटेबल, मशीनरी टूल्स, लुब्रिकेंट्स एंड ऑल दीज थिंग्स। अब कुछ चीजें ऐसी होंगी इस बास्केट में, फॉर एग्जाम्पल मिल्क का प्राइस बढ़ रहा है तो ऑटोमेटिकली इंडेक्स बढ़ेगा, ठीक है, जैसे 100 से 102 हो गया तो 2% इन्फ्लेशन बढ़ गया। और फिर हो सकता है कि कई बार ये बहुत सारी चीजों का प्राइस घट जाए, तो मतलब डिफ्लेशन हो रहा है, मतलब इन्फ्लेशन घट रहा है, ठीक है। तो जो मतलब जो लगातार उठना और बढ़ना है, मतलब उड़ना और बढ़ना की जो प्रोसेस रहती है उसे हम बोलते हैं स्क्यूफ्लेशन, ठीक है, उसे क्या बोलते हैं, स्क्यूफ्लेशन, ठीक है, याद रखिएगा। एक और चीज, अब आप सोच रहे होंगे कुछ चीजों के प्राइस बढ़ेंगे, कुछ चीजों के प्राइस घटेंगे, हाँ सब ऐसा होता है, लेकिन आखिरी में पॉजिटिव इंपैक्ट क्या आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है कि नेगेटिव आ रहा है, ठीक है। हो सकता है कि मिल्क का प्राइस 2% बढ़ा, मशीनरी टूल का 3% घटा, तो ऑटोमेटिकली आप देख रहे हैं ना, तो डिफ्लेशन ही हुआ है, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से हमारा जो WPI का बास्केट है वो काम करता है, ठीक है। अब ये जो बास्केट में अब ऐसा तो नहीं है कि लोग देखेंगे किसका प्राइस घड़ा, किसका प्राइस कम हुआ है, अभी चीज तो कैलकुलेट नहीं करेंगे, तो इसके लिए कुछ एक फॉर्मूला यूज करते हैं जिसका नाम है लेस प्लेयर्स फॉर्मूला। It is a economics concept which is not at all required in UPSC exam, so we are not going to discuss this formula। बस याद रखिएगा लेस प्लेयर्स फॉर्मूला यूज किया जाता है, और इसमें बेस ईयर क्या है, 2011 से 12, याद रखिएगा WPI का बेस ईयर है 2011 से 12। लेकिन ये याद रखिएगा जो डेटा आता है, ठीक है, वो डेटा आता है वो ऐसा नहीं कि जैसे मान लीजिए अभी मंथ चल रहा है हमारे सामने अक्टूबर, और मान लीजिए नवंबर का हमें इन्फ्लेशन देखना है, तो वो मतलब प्रीवियस मंथ के हिसाब से नहीं बताएगा, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जांपल आप सोच रहे हैं, अभी आप जाएंगे WPI की वेबसाइट में और देखेंगे कि नवंबर का इन्फ्लेशन लिखा है कि 4% बढ़ गया है, ठीक है, ऐसा लिखा है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि पिछले महीने के मुकाबिल बढ़ा है, इसका मतलब ये है कि पिछले साल के सेम महीने, ठीक है, समझ रहे हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल ये जो बता रहा है हमें लास्ट नवंबर के कंपैरिजन में बता रहा है, मतलब ये ऐसे बताता है जनवरी टू जनवरी। अब यहां पर आपको लिख के दिखाता हूं, ठीक है। ऐसे मान लीजिए आपके सामने हो गया हमारा, तो आप अपनी स्क्रीन में देख रहे हैं कि यहाँ पर मैंने 2 ईयर लिखे हैं, 2017 और 2018। तो यहाँ पर जो हमें WPI पता चलेगा वो लास्ट जनवरी के कंपैरिजन में पता चलेगा। आप ऐसा मत सोचिएगा कि मार्च लिखा है तो पता चलेगा कि फैब के कंपैरिजन में कितना, ये बताएगा कि पिछले साल मार्च के हिसाब से इस बार इन्फ्लेशन बढ़ गया। फॉर एग्जाम्पल अगर WPI की वेबसाइट में लिखा है कि इस महीने का इन्फ्लेशन 2% बढ़ा है, तो मतलब ये लास्ट मार्च के हिसाब से बढ़ा है, ठीक है। तो आप समझ गए हैं मैं क्या कहना चाहता हूँ, ठीक है। तो वी हैव डिस्कस्ड कि WPI कैसे काम करता है, स्क्यूफ्लेशन क्या होता है, और क्या बास्केट होती है, एंड ऑल दीज थिंग्स, ठीक है। लेकिन ऐसे क्या रीजन है जिसकी वजह से उर्जित पटेल साहब ने बोला कि अब CPI यूज किया जाएगा एज अ इंडेक्स, ठीक है, नॉट WPI। देखिए सबसे पहला रीजन तो ये है कि जो कंज्यूमर है वो मतलब होलसेल के प्राइस पे थोड़ी ना चीजों को रखते हैं अपने घर में। फॉर एग्जांपल हमारे यहाँ जो सब्जियां आती हैं वो तो अप्रोक्सीमेटली 10 से 12 रुपए महंगी आती है, बिकॉज क्यों, हम रिटेल लेवल से खरीदते हैं, मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन रिटेल लेवल से खरीदती है। अब हर कोई तो मंडी नहीं चला जाता ना, ठीक है, होलसेल लेवल तो नहीं चला जाता, इसलिए तो सबसे पहली बात तो पहला ड्रॉबैक वही था उसका। इसलिए जब RBI देखती थी कि इन्फ्लेशन कंट्रोल करने की कोशिश करती थी, ठीक है, अपनी मॉनेटरी पॉलिसी में WPI रखा है। अब RBI होलसेल लेवल पे अपना जो प्राइस है वो तो कम कर दे रही है, ठीक है, मतलब मॉनेटरी पॉलिसी के हिसाब से, लेकिन वो रिटेल लेवल पे उसका इंपैक्ट ही नहीं पड़ रहा है, और लोगों को महंगाई कम नहीं हो रही है, और बेचारी गवर्नमेंट जाए जा रही है, तो ये इंपैक्ट पड़ता है, इसलिए पहला ड्रॉबैक था ये, ठीक है। दूसरा ये कि यहाँ पर सर्विसेज नहीं थी, लेकिन और मेजर आज के टाइम पे हम सर्विसेज ही यूज करते हैं। फॉर एग्जांपल मोबाइल सर्विसेज हो गई, एंटरटेनमेंट लाइक आप मूवीज जाते हैं, ऑल दीज थिंग्स, उसका तो कोई इंक्लूजन ही नहीं था यहाँ पर। फिर तीसरी चीज ये थी कि ये जो सेकेंडरी गुड्स है ना, आपको पता है यहाँ पर ये जो कंप्लीट है आपका, यहाँ पर सेकेंडरी गुड्स को ज्यादा वेटेज दी गई थी, अप्रोक्सीमेटली 500 सेकेंडरी गुड्स थे, और उसके बाद 117 कुछ प्राइमरी गुड्स थे, ठीक है। तो आप समझ रहे हैं कितना ज्यादा वेटेज है सेकेंडरी गुड्स को। और आप सोचेंगे इससे क्या प्रॉब्लम, इससे प्रॉब्लम ये है कि आप बताइए, आप फ्रिज और टीवी रोज लेते हैं क्या, नहीं ना, हम तो मेजरली प्राइमरी गुड्स ज्यादा लेते हैं। तो ये जो हमारा CPI है वहां पर प्राइमरी गुड्स को ज्यादा वेटेज है एज कंपेयर टू आर सेकेंडरी गुड्स, ठीक है, बिकॉज आप टीवी, फ्रिज, मोबाइल, टीवी ये सब रोज नहीं लेते हैं, वो कभी कभी लेते हैं, ठीक है। फिर इसके बाद क्या हुआ कि 2013 में रिटेल इन्फ्लेशन 10% के आसपास था। उर्जित पटेल साहब ने बोला, जो उनकी कमेटी थी, उन्होंने बोला कि देखिए सर, आप अगले 12 महीने में ट्राई करिए कि 8% ला दिया जाए, गवर्नमेंट ने ला दिया। फिर उन्होंने वहीं पर बोला जैसे ये 8% आ जाएगा तो अगले महीने में ट्राई करिए कि 6% आ जाए, और फिर अगले महीने में ट्राई करिए 4% आ जाएगा। जब जैसे ये 4% आ जाएगा तो ट्राई करिएगा इस पे +-2 की रेंज बना के रखें, मतलब ये कि ना तो इसे 6% से ऊपर जाने दिया जाए और ना ही इसे 4% से
दैट मीन्स 2% से नीचे जाने दिया जाए। अब आप सोच रहे होंगे कि अरे इन्फ्लेशन जीरो हो जाए तो अच्छा ही है, मतलब लोगों को महंगाई का सामना नहीं करना पड़ेगा। लेकिन अगर आज आपको मैंने बताया था थोड़ी सी महंगाई जरूरी है। अगर महंगाई नहीं होगी तो प्रोडक्शन कैसे करेंगे? अगर आप चीजों की मांग नहीं करेंगे तो कंपनी वाले प्रोडक्शन कैसे करेंगे? प्रोडक्शन नहीं होगी तो आपकी तो एक दिन मतलब फैक्ट्रियां बंद हो जाएंगी, मतलब आपकी पूरी इकोनॉमी कोलैप्स कर जाएगी। ठीक है, ऐसी सिचुएशन आ सकती है, इसलिए ये सब कंटिन्यू रखना है। ठीक है, फिर इसके बाद हम एट द एंड आते हैं कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स पे। तो आप समझ गए कि कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स रिटेल लेवल पे कैलकुलेट किया जाता है। अब रिटेल लेवल पे कैलकुलेट करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है, जस्ट बिकॉज कि रिटेल लेवल का प्राइस बहुत मैटर करता है। जैसे फॉर एग्जांपल जब जब हम मे बी कोई मेट्रो या रिमोट सिटी से दिल्ली से जाते हैं तो वहां पर जो चीजें बहुत बड़ी सस्ती मिल जाती हैं। ठीक है, लेकिन वहीं आप कुछ और बड़े हायर मार्केट में जाए, मैं चांदनी चौक की बात कर रहा था, लेकिन अगर आप कुछ बड़े मार्केट में जाए जो सदर बाजार है, वहां पर चीजें थोड़ी और महंगी होने लगेंगी। ठीक है, तो आप समझ रहे हैं कि कैसा रिटेल का जो लेवल है वो बहुत मैटर करता है। तो मैं सिर्फ आपको एक सिटी की बात बता रहा हूँ, अगर आप बाकी कंट्री के हिसाब से देखें तो रिटेल बहुत ही ज्यादा वेरी करता है। और ऐसा भी कहा जाता है, काफी एक्सपर्ट्स ने क्लेम किया है कि जो सीपीआई का जो डेटा रहता है वो रियल नहीं रहता, जस्ट बिकॉज गवर्नमेंट यहाँ पर एज्यूम करती है कि कुछ मतलब 30 मार्केट को खंगाल लिया, देख लिया, इसके बाद अज्यूम करेगी कि यहाँ पर भी यही रहेगा, लेकिन जरूरी नहीं है वो वहां पर ऐसा हो। ठीक है, तो इसलिए इसका डेटा सही भी नहीं माना जाता है। और इसके अंदर टोटल 4 इंडाइसेस हैं। ठीक है, सब पहला है सीपीआई आईडब्ल्यू, मतलब सीपीआई फॉर इंडस्ट्रियल वर्कर। ये पब्लिश किया जाता है लेबर ब्यूरो के द्वारा अंडर मिनिस्ट्री ऑफ लेबर। फिर सीपीआई एग्रीकल्चर लेबर, ये पब्लिश किया जाता है लेबर ब्यूरो के द्वारा अंडर मिनिस्ट्री ऑफ लेबर। फिर इसके बाद सीपीआई रूरल लेबरर, ठीक है, ये भी LWMOL सेम। लेकिन जो सीपीआई है अर्बन नॉन मैन्युअल एम्प्लॉयज के लिए, वो जो उसका डेटा है वो पब्लिश किया जाता है सीएसओ के द्वारा अंडर मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन। अभी मैंने आपको क्यों बताया, बिकॉज यूपीएससी एक दो बार पूछ चुकी है, इसलिए इस चीजों को रट लीजिएगा। ठीक है, लेकिन सिर्फ पहले वाले को याद रखिएगा, बाकी के तीनों को याद नहीं रखिएगा। क्यों? बिकॉज जब सीपीआई को आरबीआई ने एज अ मेजर मॉनेटरी टूल यूज करना चालू किया, मतलब मेजर इंडाइस यूज करना चालू किया, तो उस टाइम पे बाकी के तीन जो आप इंडाइसेस देख रहे हैं इनको आरबीआई ने डिसकंटिन्यू कर दिया, सिर्फ पहले वाले को रखा। पहले वाले को क्यों रखा? बिकॉज इस पे पहले वाले पे जो हमारे वर्कर्स रहते हैं, कौन से वाले? गवर्नमेंट एम्प्लॉयज, उनकी क्या कैलकुलेट की जाती है? डियरनेस अलाउंस। डियरनेस अलाउंस मतलब महंगाई भत्ता। ठीक है, इसके लिए 78 डिफरेंट इंडस्ट्रियल लोकेशन का यूज किया जाता है। देखिए, अब आप ये मत समझिएगा जो रिटेल लेवल है, होलसेल लेवल है, सारे के सारे मार्केट में जाके प्राइस देख रहे हैं। सिर्फ और सिर्फ कुछ मेजर जो मार्केट रहते हैं गवर्नमेंट के हिसाब से, उनके प्राइस लिए जाते हैं और सब पे इंप्लीमेंट कर दिए जाते हैं, मतलब पूरा मार्केट नहीं लिया जाता। वैसे जो डीआरएस अलाउंस है वो 78 डिफरेंट इंडस्ट्रियल लोकेशन को यूज करके ये इंडेक्स कैलकुलेट किया जाता है, और फिर उसके हिसाब से ये जो हमारे गवर्नमेंट एम्प्लॉयज हैं उनको महंगाई भत्ता या फिर डीआरएस अलाउंस दिया जाता है। देखिए, अब यहाँ पर आरबीआई ने 3 को डिसकंटिन्यू किया था। ठीक है, अब 3 को डिसकंटिन्यू क्यों किया था? देखिए, यहाँ पर इंडस्ट्रियल वर्कर को तो आप समझ गए कि नहीं कर सकते थे क्योंकि उनकी जरूरत थी, लेकिन एग्रीकल्चर लेबर का डिसकंटिन्यू कर दिया, रूरल लेबर का डिसकंटिन्यू कर दिया। तो फिर उसकी जगह आरबीआई ने 3 नए इंडेक्सेस लाए। ठीक है, 3 नए इंडेक्स लाए जिसका नाम था सीपीआई अर्बन, सीपीआई रूरल और सीपीआई कंबाइंड। ठीक है, मैं आई फॉरगॉट टू राइट हियर सीपीआई कंबाइंड। ठीक है, सीपीआई कंबाइंड। ठीक है, अब ये देखिए, अब सीपीआई रूरल क्या करेगा? ये रूरल एरिया में इन्फ्लेशन कैलकुलेट करेगा। सीपीआई अर्बन अर्बन एरिया में इन्फ्लेशन कैलकुलेट करेगा। सीपीआई कंबाइंड मतलब दोनों का जब एवरेज ले लेंगे तो उसे हम सीपीआई कंबाइंड बोलेंगे। अब देखिए, यहाँ पर प्रॉब्लम क्या थी कि आप देखिए, अब यहाँ इंडस्ट्रियल वर्कर के लिए अलग से कैलकुलेट कर रहे हैं आप, फिर एग्रीकल्चर लेबर के लिए अलग से कैलकुलेट कर रहे हैं, रूरल लेबर के लिए अलग से कैलकुलेट कर रहे हैं, फिर साथ ही साथ दैट मीन्स अर्बन नॉन एम्प्लॉय जो मैनुअल एम्प्लॉयज थे उनके लिए अलग से कैलकुलेट कर रहे हैं। देखिए, प्रॉब्लम यहाँ पर इन दोनों में थी। आप इंडस्ट्रियल वर्कर को तो अलग से सिग्निफाई कर सकते हैं कि हाँ वो इंडस्ट्री में जा रहा है तो इंडस्ट्रियल वर्कर है, लेकिन एग्रीकल्चर लेबरर और रूरल लेबरर में कैसे आप डिस्टिंग्विश करेंगे? बिकॉज जो मोस्ट ऑफ द रूरल लेबरर्स थे वो तो एग्रीकल्चर लेबरर्स थे, तो यहाँ पर बड़ी कंफ्यूजन हुआ करती थी। इसलिए आरबीआई ने बोला छोड़ो, हम अलग से रूरल का ही लेके आएंगे, उसी को कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो ये रिटेल लेवल पे कैलकुलेट किया जाता है सीपीआई, और उसके अंदर 4 इंडेक्स रहते हैं जो कि हमें बताते हैं कि अभी हमारे सामने ये नए 3 इंडेक्स हैं जो कि बताएंगे कि अर्बन एरिया में कितना इन्फ्लेशन है, रूरल एरिया में कितना इन्फ्लेशन है, और दोनों में कंबाइंड में कितना इन्फ्लेशन है। और यहाँ पर भी हमारा बेस ईयर है 2011 to 12, और यहाँ पर भी एक बास्केट मेंटेन की जाती है जिसमें ये सब चीजें हैं। ठीक है, और यहाँ दूसरी चीज देखिए, यहाँ पर गवर्नमेंट ने स्पेशल रखा है 5 सुपारी एंड टोबैकोज, बिकॉज इंडिया में रिटेल लेवल में पता चला कि ये लोग बहुत ज्यादा खाते हैं। पहले ये WPI में नहीं था, लेकिन यहाँ स्पेशल सीपीआई में था। ठीक है, सीपीआई में रखा गया है।
So fine, this was all about the calculation of index, or you can say indices of inflation, and we also discussed how inflation is found in India and how it could be controlled and how is it controlled. Fine, so this is the end of the lecture. I am ending this lecture right now because it is getting 25. So we will meet in lecture number 4. Thank you. Have a nice day, friends.